के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव। कहने का मतलब है कि सरकार अपनी जो नीतियां बदलती है, उन नीतियों में परिवर्तन से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यहाँ हमारे थर्ड चैप्टर में हमने 1991 की नीतियों के बारे में डिस्कस किया, तो आज हम यही जानेंगे कि ये 1991 में जो सरकार की नीतियां थी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, तो इन तीनों ही नीतियों से व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या इससे इनका विकास हुआ या फिर इनसे इनका विकास रुका, या देश में क्या समस्या आई है, या देश की क्या समस्या का समाधान हुआ है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, क्या लिखा है यहाँ पर कि सरकार की उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति का व्यवसाय एवं उद्योग की व्यावसायिक इकाइयों के कार्यों पर समुचित प्रभाव पड़ा। ठीक है, अर्थात सरकार की नीतियों में परिवर्तन के कारण भारतीय निगमित क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां आ गई, जो कि इस प्रकार है। हम पढ़ रहे हैं कि सरकार जो नीतियां बनाती है ना, जैसे पहले पंचवर्षीय योजना बना रही थी सरकार, फिर सर ने आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण लागू कर दिया गया है ना। तो सरकार की इन नीतियों से हमारे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा और इनके सामने कौन सी चुनौतियां आई। क्योंकि जहां एक बात हमको फायदा पहुंचाती है, तो वहीं उस बात से कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी होता है ना। तो देखो, अब हम देखते हैं कि पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि पहले पॉइंट में हमारे व्यापार, उद्योग, व्यवसाय पर इन सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट इसने बताया है प्रतियोगिता में वृद्धि। बिल्कुल, कि पहले उदारीकरण में लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था, तो वही व्यक्ति लाइसेंस लेके काम कर रहा था जिसके पास पैसा था, तो ज्यादा उद्योग धंधे नहीं थे। लेकिन अब लाइसेंस से मुक्ति दे दी गई, तो प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति द्वारा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय किए जाने लगे और एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे। हम देखते हैं कि कितने कॉम्पिटिटर है। जैसे आज क्लास में देखो, आज क्लास में एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो दूसरा उससे कंपटीशन करता है, फिर तीसरा करता है, फिर चौथा करता है। तो जिस तरीके से क्लास में कंपटीशन होता है, वैसे ही आज व्यापार, व्यवसाय में कंपटीशन होने लगे, प्रतियोगिताएं होने लगी। एक वस्तु को बनाने वाले आज एक अनेक उत्पादक हो गए हमारे देश में। तो समझो क्या लिखा है कि औद्योगिक लाइसेंस के नियम में परिवर्तन एवं विदेशी फर्मों के प्रवेश के परिणाम स्वरूप भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। विशेष रूप से सेवा उद्योग जैसे दूरसंचार, हवाई सेवा, बैंक सेवा, बीमा इत्यादि में, जो कि पहले सार्वजनिक क्षेत्र में थे। क्या हुआ, प्रतियोगिता में वृद्धि हुई कि जहां आपने लोगों को अपने देश में आने की अनुमति दी, तो वहां दूसरे देश के नागरिक आ रहे हैं और अपनी सस्ती टेक्नोलॉजी को लाकर अपनी वस्तु का आदि बना रहे हैं अपने देश के नागरिक को, है ना। तो एक नुकसान ये हो रहा। दूसरा, हमारी वस्तु जो अधिक क्या होती है, अधिक लागत के कारण क्या है, महंगी, तो उनकी वस्तु के आगे बाजार में चल नहीं सकी। हम महंगी टेक्नोलॉजी के कारण क्या रह गए, पीछे रह गए। और ये जो सेवा क्षेत्र से दूर संचार, हवाई सेवा, बैंक सेवा, बीमा सेवा इत्यादि में भी क्या हुआ, ये सब क्या थी, गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो इनमें भी निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दे दी गई। तो इन सब में क्या हुआ फ्रेंड्स के निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने से निजी लोगों के हाथ में ये काम आ गए, और निजी लोगों के हाथ में काम आ गए तो सब अपने अपने तरीके से करने लगे। जैसे आज प्राइवेट बैंक भी है, गवर्नमेंट बैंक भी है। ठीक है, आज संचार के कितने साधन आ गए हैं। तो ये सब किस कारण हुआ, सरकार की इन तीन नीतियों के परिवर्तन से। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखा है, अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक। इसमें क्या लिखा है, आज ग्राहक की दावेदारी बढ़ गई है क्योंकि आज उनको पूरी जानकारी है। बाजार में बढ़ी हुई प्रतियोगिता ग्राहकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाओं के क्रय में बहुत अधिक चयन के अवसर प्रदान करती है। आज ग्राहकों की दावेदारी बढ़ गई है, मतलब कि आज पसंद बढ़ गई है। क्यों पसंद बढ़ गई है, क्योंकि आज एक ही वस्तु उसे बहुत सारी वैरायटी में मिल रही है, बहुत सारी कंपनी द्वारा एक ही वस्तु उसे दी जा रही है। तो क्यों ना वो चुनाव का
चुनाव करे कि यार मुझे ये वस्तु चाहिए, तो बोल रहा है कि पहले विक्रेता बाजार का राजा था, लेकिन आज क्रेता बाजार का राजा बन गया है। वो चाहे जिससे अपनी वस्तु ले और चाहे जिस मूल्य पर ले, मतलब वो मोल भाव भी करा सकता है, और अगर उसे मोल भाव नहीं लगता है सही तो वो दूसरे व्यापारी से मोल भाव करता है, और वस्तु का चयन करने में वो कैसा हो गया, स्वतंत्र हो गया। कुल मिला के अपनी स्वतंत्रता के आधार पर वो वस्तु को खरीदने लगा। ठीक है, तो अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक, कि आज इन नीतियों से ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ गई, ग्राहकों की रुचि, फैशन, आदत सभी में परिवर्तन आने लगा। जैसे कि आज मोबाइल फोन देखो कितनी तरह की कंपनी के आने लगे हैं, तो ग्राहकों की रुचियां बढ़ने लगी है। हम घर से क्या सोच के जाते हैं, मार्केट से क्या लेकर आ जाते हैं। फिर आज ग्राहक इतना स्वतंत्र हो गया है कि वो डिमांड करके वस्तु को बनवाने लगा है उत्पादक से, तो इतनी स्वतंत्रता मिल चुकी है इन नीतियों से। ठीक है, फिर अगला देखो, अगला लिखा है फ्रेंड्स इसमें कि प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन, मतलब कि जिन टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है उन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने लगा। कैसे कि प्रतियोगिता में वृद्धि फर्मों को बाजार में टिके रहने एवं बढ़ने के नए नए तरीकों के विकास के लिए बाध्य करती है। प्रतियोगिता, जब तक हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर हमें कोई पीछे करने वाला होता है तब जाके ही हम अपना और ज्यादा एफर्ट लगाते हैं कि अब मुझे और ज्यादा बेस्ट करना है, अब मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पर यही है कि आज इन नीतियों से जो वैश्वीकरण, जो उदारीकरण, जो निजीकरण था, तो इन नीतियों से बहुराष्ट्रीय कंपनी का देश में आगमन हुआ। आयात निर्यात कैसे हो गए, प्रतिबंध मुक्त हो गए हैं, उद्योगों की स्थापना लाइसेंस मुक्त कर दी गई। तो इन सब से हमारे देश में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी आने लगी, जिनसे क्या हुआ, वो नई नई टेक्नोलॉजी को हमारे देश के अंदर लाने लगी। तो यहाँ ये बोला गया है कि इन नीतियों से हमारे देश के जो उद्योग धंधे थे वो और बड़े पैमाने पर होने लगे, क्योंकि आज हमको टक्कर देने के लिए देश का नागरिक नहीं विदेश का नागरिक भी आ चुका है। नई तकनीक के कारण मशीन प्रक्रिया, उत्पादन एवं सेवाओं में सुधार संभव हुआ। तेजी से बदलता प्रौद्योगिक पर्यावरण छोटी फर्मों के सामने कठिन चुनौती पैदा करता है। क्या बोला, प्रौद्योगिक पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। आज आयात निर्यात के कारण केवल माल का आयात निर्यात नहीं हो रहा है, आज मशीनें, आज नई नई टेक्नोलॉजी का भी आयात निर्यात किया जाने लगा, और जिन टेक्नोलॉजी के उपयोग से आज देश में नए नए वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। ठीक है, फिर अगला देखो क्या लिखा है, परिवर्तन की आवश्यकता। 1991 से पूर्व के युग के नियमों से बंधे पर्यावरण में फर्मों की नीतियां एवं कार्य स्थायी हो सकती थी। क्या बोला, 1991 से पहले, 1991 के पहले के युग में नियमों से बंधे पर्यावरण में फर्मों की नीतियां एवं कार्य स्थायी हो सकती थी। कि 1991 से पहले जो नियम थे तो उन नियमों के कारण उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सारे कैसे थे, स्थिर थे, मतलब नियमों को फॉलो करके काम कर रहे थे। लेकिन 1991 के पश्चात बाजार शक्तियां अधिक उग्र हो गई, मतलब वो अधिक तेज हो गई अपने तरीके से काम करने को। परिणाम स्वरूप उद्यमों को अपने प्रचालन में निरंतर संशोधन करना हुआ या करना होगा। कि ऐसा बोला गया कि ये नीतियां लागू नहीं की गई थी तब तो हमारे देश में सारे काम अच्छे से होते, सब स्थायी रूप से हो रहे थे, प्रतिबंधित थे तो नियमों का पालन करके काम हो रहे थे। लेकिन आज स्वतंत्रता देने के कारण सब अपने तरीके से काम को करने लगे, और काम को करने के लिए उन्हें नित्य नए शोधन करने पड़ रहे हैं। एंड अगला है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता। इसमें क्या दिया है कि भारतीय उद्यम अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण लंबे समय से हानि उठा रहा है। नई बाजार परिस्थितियों की मांग उच्च क्षमतावान एवं अधिक प्रतिबद्ध लोगों की है, इसलिए मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता है। क्या बोल रहा है वो, भारतीय उद्यम अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण लंबे समय से हानि उठा रहा है। आज उद्योगों की स्थापना तो हो गई है, लेकिन हमारे देश में काम करने के लिए कैसी है, अकुशल श्रम शक्ति, जबकि काम करने के लिए कुशल व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जनसंख्या है हमारे देश में, जनसंख्या की दृष्टि से हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन काम करने के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता, हमारे पास कैसे अकुशल लोग हैं। तो इन अकुशल लोगों के कारण क्या हो रहा है, उद्योगों को हानि हो रही है। उद्योगों को हानि हो रही है तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है ना। तो आज मानव संसाधन विकास की आवश्यकता है, मतलब मानव संसाधन विकास एक ऐसी संस्था होती है जो
काम करने के लिए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करती है। अर्थात सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति करना मानव संसाधन विकास का एक काम है। तो ये बोला जा रहा है कि आज मानव संसाधन विकास की आवश्यकता है, जो उद्योगों में इन अकुशल श्रमिकों के द्वारा जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई हो सके, नई बाजार परिस्थितियों में जो मांग है उन मांग को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसलिए मानव संसाधन की यहाँ पे हमें आवश्यकता है। एंड लास्ट दिया है फ्रेंड्स इसमें बाजार अभिविन्यास। इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले व्यावसायिक इकाइयां उत्पादन पहले करती थी, मतलब जो भी उत्पादक था वो अपने तरीके से उत्पादन कर लेता था और फिर बाजार में वस्तु लेके आता था। लेकिन आज उपभोक्ता की रुचि फैशन में परिवर्तन होने के कारण, प्रतियोगिताएं बढ़ने के कारण उत्पादक वस्तु बनाने से पहले बाजार में देखता है कि लोगों को क्या चाहिए और फिर उसके आधार पर वस्तु बनाता है। तो पहले व्यावसायिक इकाइयां उत्पादन पहले कर लेती थी और बाजार में बिक्री उसके बाद करती थी। तो दूसरे शब्दों में उनके कार्य उत्पादन मूलक थे, मतलब कि जैसा वो करे वैसा बाजार में बेच देती थी और लोग उसको खरीद भी लेते थे। लेकिन तेजी से परिवर्तित विश्व में बाजार मूलक स्थिति की ओर बदलाव है कि फर्म पहले बाजार का अध्ययन करते हैं और उसके अनुरूप ही वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो क्या लिखा है, बाजार अभिविन्यास की पहले 1991 से पहले उत्पादक चाहता था जिस वस्तु का उत्पादन कर देता था और लोगों को दे देता था। लेकिन आज क्या है, क्रेता बाजार का राजा है, क्रेता को जो चाहिए उत्पादक वो बनाकर देता है। तो बाजार अभिविन्यास का मतलब है कि आज बाजार में पता लगाओ कि लोग क्या चाहते हैं और फिर वस्तु को दो। तो ये इन नीतियों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि आज देश के नागरिक हमारे देश की वस्तुओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें अनेकों तरह की अनेकों देशों की वस्तुओं का उपभोग करने का अवसर मिला है। तो क्यों उनकी पसंद न बदले। तो फ्रेंड, हमने समझा कि सरकार की नीतियों का हमारे उद्योग व्यापार व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ सीमा तक फायदा दिखाई दिया इसमें, तो कुछ सीमा तक नुकसान दिया गया। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।